Welcome to all of you in my today's session, in which class 10th SST Federalism. Today we are here to discuss over the topic what makes India a federal country. What makes India a federal country? ये चर्चा का विषय है ना आज का है। फिर मेरी प्रतिबद्धता की उबाऊ न लगे, किताब की पंक्तियों को पढ़ना शिक्षक का काम नहीं है, अपितु शिक्षक वह होते हैं जो सरलता से आपके मनोमस्तिष्क में बातों को बैठा। और उसी के मद्देनजर मैंने पहले अभी चर्चा की है पिछले सेशंस में कि भैया दो प्रकार से जो है वह फेडरेशन का गठन होता है। पहला, जिसमें सोवर्निटी को ध्यान में रख के राज्यों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए संघ का निर्माण किया जाता है, और दूसरा जिसमें सरकार जो है, जो विविधताएं हैं उस पर ध्यान देते हुए और उसी के हिसाब से सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में करती है। जिसमें मैंने बताया था कि टाइप 1 में अमेरिका है और टाइप 2 में ऐसा, मतलब मान के चलिए टाइप 2 में इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है। मैंने यहाँ तक चर्चा की। फिर था कि आगामी कक्षा में इन माई कमिंग अप सेशन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो अब आज शुरुआत होती है इस टॉपिक से। वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे तो तय बात है कि कहने वाली बात है नहीं। हमने स्टार्टिंग में बेल्जियम के घटना को पढ़ा, मैंने श्रीलंका की घटना को पढ़ा। बेल्जियम ने किस प्रकार से संघवाद को अपनाया, सरकार के गठन में सरकार का पावर, राज्य स्तरीय सरकारों को किस प्रकार से थोड़ा प्रभावशाली बनाया गया, और किस प्रकार से उसने प्रतिकूल, मतलब जिसे यूरोप का अखाड़ा तक कहा जाता था, किस प्रकार से उसने वहां की प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण पाया, इक्वलिटी टाइप का सिचुएशन क्रिएट करके। श्रीलंका में आज तक नहीं हो सका। दिमाग में तुम्हारे कंफ्यूजन आ जाएगा कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, आखिर ये कैसे पूरे लोगों का कमिटमेंट फुलफिल करने में सक्षम हो गया। डेफिनेटली इट्स ट्रू भैया, वहां 2 का रिलीजन के लोग थे। श्रीलंका में तमिल सिंगली 2 थे, 99 तो वही हो जाते थे, 1% में बाकी सारे थे। भारत सोचने के बाद ही कंफ्यूजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू में बौद्ध है, जैन है, क्षत्रिय, बाप रे बाप, भरा हुआ भरा पड़ा देश। पहले तो धर्म अनेक, फिर जातियां अनेक, फिर उपजातियां अनेक, मतलब रिलीजन सैकड़ों, मतलब अनेकों रिलीजन, सैकड़ों कास्ट, सैकड़ों सब कास्ट। तो भारत इस विविधता को, भारत जो है वो इस विविधता को कैसे संभालता, चर्चा सोचने की। ये एक गंभीर बात है जिसका आंकलन होना चाहिए कि आप सोचिए कि भारत वो कौन सी शक्ति है जिसने बेहद ही संजीदगी के साथ एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जहां इस प्रकार की समस्याओं को आज तक आपको सुनने के लिए नहीं मिलता। छोटे बहुत स्तरों पे हम लोग सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी, लेकिन सिचुएशन जो है पैनिक नहीं है। एक दिन मैं देख रहा था, पढ़ने का एडिटोरियल मौका मिला कि भाई मिजोरम में समस्या काफ़ी पहले हुई थी, डोभाल साहब गए, लाल डांगा व्यक्ति थे, अलग देश मांगते थे। उधर नॉर्थ ईस्ट में देश ही मांग लेता है, इतना छोटा सा रहेगा, इतना छोटा, देश की बात करेगा। लेकिन जनता है ना, हमारे अपने हैं, तो चीज़ों को तो संभालना है। क्यों? चूंकि विशाल देश है तो समस्याएं, चुनौतियां होती हैं। हमें आभार प्रकट करना चाहिए यहाँ की शासन प्रणाली, जिन्होंने यहाँ की इस शासन प्रणाली का विकास किया, जिन्होंने इस शासन प्रणाली की स्थापना की, हमें उनका निसंदेह शुक्रगुजार होना चाहिए।
कि प्रतिकूल होते होते भी हम लोग संभाल लेते हैं, विश्व में हास्य के पात्र नहीं बने। आखिर काम हुआ कैसे? 1947 की वह घटना याद होगी, गदर्स फिल्म याद है ना? भारत विभाजन की वो तस्वीर, चूंकि न हम होंगे न तुम होगे, कईयों के तो पिताजी भी नहीं होंगे उस वक्त 1947, दादाजी होंगे, तो अब दादाजी बचे हुए कम होंगे। लेकिन जो झलकियां मिली, जो इतिहास से कुछ समझने का मौका मिला, रक्त रंजित विभाजन था। ट्रेन लाशों से भरी हुई होती थी जो आती थी, लोग भागते थे और वहां काटा जाता था। भारत में वैसा नहीं हो रहा था, प्रतिशोध में कुछ हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से वहां से जब ट्रेन बॉर्डर क्रॉस कर कर आकर रुकती थी तो किसी बोगी में कोई जीवित दिखता ही नहीं था। इतने सम्मान के साथ लोग वहां से यहां आए। धन्यवाद है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनकी इतनी अच्छी दूरदर्शी सोच का नतीजा इतना रक्त रंजित विभाजन था। धन्यवाद देना चाहिए। इतिहास को पिरो कर रख दिया है सबों ने। समझ में नहीं आता है कि कुतुब मीनार आखिर कुतुब मीनार है कि कमल चक्र है। कभी देखता हूं, कहीं पढ़ने का मौका मिलता है कि उसका जो इमेज है टॉप व्यू देखने पे कमल दिखता है, किसी कोई कुतुब मीनार कहते हैं। वस्तु स्थिति है कि माननीय मुगल काल, माननीय बाबर जी के भारत आगमन के बाद और फिर आजादी और फिर सरकारों का जो दौर चला, मेरे हिसाब से तो इतिहास ही बदला हुआ है। मेरे हिसाब से इतिहास वह है ही नहीं जो हम देख रहे हैं। नया इतिहास हम लोगों को दिया गया कि लाल किला शाहजहां बनाए थे, पहले से वो बना हुआ है। कभी पढ़ने के लिए मिलता है कि आगरा के ताजमहल के नीचे मंदिर है, बोलोगे गलत होगा, बाबरी मस्जिद में तो निकला। तो एक्चुअली सरकार ने सांस्कृतिक पहलुओं को बदल कर, खैर छोड़ा जाए। लाखों लोगों की मौत के बाद भारत विभाजन का पलायन बंद, लाखों लोगों की मौत के बाद। अंग्रेज के कारनामे तो मैंने बताया भी है, और इतिहास के गठन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, आपके विद्यालय से ही जुड़ा हुआ एक चैनल है मेरा पर्सनल, ऋषि द क्रिएटर, जिसमें मैंने अपलोड किया है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से मुझे आज़ादी दी। कि एक चीज़ को समझ लो, अंग्रेजों ने आज़ादी बस इस स्वरूप में दी थी, कोई जानते भी नहीं होंगे। अच्छा है, बता दो। कम इनसाइड, कम इनसाइड। जिस पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था उसके दो भाग हुए, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत पाकिस्तानी मान, और जितने चापलूस राजा थे प्रिंसली स्टेट्स, उनको उन्होंने फ्री कर दिया। 555 लगभग 560 होंगे, 55, 52, 60, और सबको कहा कि आप फ्री हैं, आप भारत के साथ जाइए, पाकिस्तान के साथ जाइए, अपना देश बनाइए। ऐसी अभूतपूर्व आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ली। काफी डिस्कशन के बाद मिला था, इसलिए कहा नहीं जाएगा कि वो थोपा गया। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा रही कि उस दौर में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष मिले। मैं शत शत नमन करता हूं। अगर मेरे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा है तो वो कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपने बुद्धि बल और कौशल पर सहयोग से हमें वह भारत दिया जो आज हमें दिख रहा है। वरना 555 टुकड़े, सोचो भाई, सोच कर थक जाओगे कि भारत किधर था किधर नहीं था, खोजते रहना। मिला,
सबको मिला लिया गया, मिला के भारत का निर्माण हो गया। जब भारत बना तो एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जब सबको मिलाकर भारत का निर्माण हुआ तो इंडिया को कंसीडर किया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या कंसीडर किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म वर्ड ही था, डायरेक्टली नहीं था, यूनियन ऑफ स्टेट्स था, लेकिन दिस इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इस चीज को समझे कि नहीं? जो इसके गठन का जो बुनियाद था ना, वो फेडरलिज्म था, जबकि भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे थे? संघवाद पढ़ रहे थे। तो हम लोग राज्यों से मिलकर बने, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, लेकिन जो फॉर्मेशन था वो किस कॉन्सेप्ट पर था? फेडरलिज्म पर था। इसीलिए भारत को सेकेंड टाइप के फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट क्या के उत्पत्ति के एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाता है। ये सबसे बड़ी चीज मैं बताया कि भैया जब भारत का निर्माण हुआ था उस वक्त, तो उस वक्त फेडरलिज्म वर्ड के साथ नहीं हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स के साथ हुआ था, विच वॉज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, जिसका निर्माण इसके विचार पर आधारित था। एंड वी स्टडीड अबाउट द 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो उसको जो है हम लोग भारत से मिलाकर देखते हैं। सरकार के 2 रूप, केंद्र और राज्य में। भारत में केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र पूरा भारत है कि नहीं? राज्य में राज्य है। मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि 2 स्तर ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि 2 ही स्तर होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप है। मतलब नीचे भी रहेगा, केंद्र के लिए केंद्र चला रहा है, राज्य है, फिर उसके अधीनस्थ इकाइयां भी होंगी, ये समाम है। लेकिन हाँ, ये चीज तय है कि केंद्र ही राज्य पर सीधा नियंत्रण नहीं रखेगा। राज्य के उत्थान के लिए, राज्य के प्रगति के लिए, विकास के लिए एक उस स्तर पर भी सरकार होगी। पंचायती राज तो बाद में लाया गया था ना गांधी जी के द्वारा, नहीं तो पहले तो भारत में भी वही खेल था। दिल्ली केंद्र सरकार, बाकी में राज्य सरकार। लेकिन बाद में पंचायती राज व्यवस्था आई। पंचायती राज व्यवस्था के आने का फायदा क्या हुआ कि तृतीय स्तर का भी एक सरकार मिला। मतलब पंचायती राज मतलब क्या हो गया? अब एक चीज को समझो, विधानसभा है, विधानसभा के एमएलए राज्य सरकार, वो लेवल ओके, एमपी केंद्र सरकार ओके। लेकिन अब उस विधानसभा में अगर 10 पंचायत है तो हर पंचायत के लिए भी एक सरकार बन गई। अब वो मुखिया रहे और उसका जितना भी डिफरेंट फॉर्म्स रहे। मतलब क्या हो गया कि जब पंचायती राज व्यवस्था आई तब हम लोगों के पास 3 स्तर की सरकार हो गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई। संविधान के अनुसार जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, इस चीज को बहुत तरीका से समझना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? विधायी शक्तियां। तो जो विधायी अधिकार है उनको 3 भाग में बांट दिया गया। शासन करने के लिए तो विधायी अधिकार ही चाहिए ना, लेजिस्लेटिव पावर ही चाहिए ना, तभी तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग अपना शासन करेंगे। एक उदाहरण एमएलए होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव पावर, तो जो विधायी अधिकार है उसी के आधार पर तो शासन होगा। तो शासन के इस लेजिस्लेटिव पावर को 3 तरह से बांट दिया गया। पहला क्या हुआ आपका? यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या हुआ? स्टेट लिस्ट। और तीसरा क्या हुआ? कंकरेंट लिस्ट। इस तीनों को हिंदी में समझो, बेहद एकदम आसान। जो केंद्र सरकार की है उसको बोलते हैं संघ सूची,
उसको क्या बोलते हैं? संघ सूची। दूसरा क्या है? राज्य सरकार वाली लेजिस्लेटिव पावर जो राज्यों को दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? राज्य सूची। और तीसरा है जिसमें दोनों रहेंगे, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट राज्य राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। ये तीन है। तो अब संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या आता है? डिफेंस, फॉरेन डिपार्टमेंट। सोचो, अब इस पर जो है ना राज्य नियम नहीं बनाएगा। इतना अच्छा नियम एक बनाया गया कि कभी भी भारत के गठन में कभी लड़ाई होगी ही नहीं केंद्र और राज्य में। उनके अधिकारों को ही बांट दिया गया, और जहां सिमिलरिटीज है उस पर चर्चा करेंगे समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट पर। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या है? एकदम अब एक बिल्कुल साफ सुथरा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के वस्तु जैसे डिफेंस, फॉरेन मतलब विदेश से नीति, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये चीजें जो है वो केंद्र सरकार का। रुपया नोटबंदी नीतीश जी किए थे, योगी जी किए थे, मोदी जी किए थे, मतलब हम लोग के हाथ में है ही नहीं। हम लोग ये नहीं है कि नहीं ये 100 वाला नोट नहीं चलेगा, राज्य सरकार नहीं कर सकती, वो केंद्र का काम। तो याद रखना है, करेंसी मतलब जो आपका करेंसी का है, कम्युनिकेशन संचार, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सभी आ गए आपके यूनियन लिस्ट में। ये सभी कहां आ गए? आपके यूनियन लिस्ट में। दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में क्या होगा? पुलिस आपकी है, दीदी वाली पुलिस, ममता बनर्जी वाली। सीबीआई जाता है, घेर लेता है, सीबीआई को ही घेर लो है, तो सीबीआई केंद्र सरकार का है ना, पुलिस तो अपना है दीदी का, घेर लेंगे। तो पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। व्यापार जो है राज्य सरकार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब किस में आ रहे हैं? राज्य में। ये सब किस में आ रहे हैं? राज्य में। मतलब पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सभी राज्य का है। भाई राज्य जानेगा कि कहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था है, कहाँ उत्तम है, कहाँ चाहिए, किस राज्य में सिंचाई की आवश्यकता है, किस राज्य में सिंचाई की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। अब ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, वो राज्यों के लिए रख दिया है। पहले एडुकेशन भी राज्य को दिया गया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था कि हम भी हैं, डूबा हमारा पूरा देश। समवर्ती सूची अभी मैंने चर्चा किया था, आ गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें क्या आता है आपका? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों है, जिस पर वैसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट, सच एज एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेस, ये चीजें हुई कंकरेंट सूची। मतलब समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती सूची शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सभी विषयों पर दोनों का तालमेल होना चाहिए, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझा दिलचस्पी के अधीन आते हैं। इसमें इस चीज पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। मतलब जब तक, अगर राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि राज्य और केंद्र में टकराव हो, तो वैसी परिस्थिति में फिर ब्रह्मास्त्र है, यहां फिर ब्रह्मास्त्र है कि वैसी परिस्थिति में जो लॉ इन कंकरेंट लिस्ट से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे वही मान्य हो, तो बनाया जाएगा वही मान्य हो। अब आज के लिए दौर लंबा हो रहा है। अगेन वी विल मीट इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।